हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के फर्दर प्रोविजंस के बारे में जानेंगे और आगे की क्लास को हम अपने कंटिन्यू करेंगे। तो हमने आई थिंक हमारे लास्ट क्लास में सेक्शन 41 तक कंप्लीट कर लिया था। 40 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमको 41 पढ़ना है। ओके, तो इसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये है क्या। तो हम सब जानते हैं कि हमारे क्रिमिनल लॉज में एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है ना, जुलाई 2024 में। तो सबसे पहले तो हमारा जो ये नया लॉ है हमारा BNSS, ये किसकी जगह पे आया है? ये आया हमारा CRPC यानी जब द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जो था हमारा पुराना लॉ, उसको ही रिपील करके हमारा BNSS लाया गया है। हालांकि ये एक प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है, मतलब एक क्राइम होने के बाद, एक क्राइम कमिटेड होने के बाद उसको FIR कंप्लेन हो गया या कॉग्निजेंस सुओ मोटो कॉग्निजेंस के लेने, मतलब वहाँ से स्टार्ट होने के बाद और जजमेंट हुआ, अपील हुआ, या उसके जितने भी फर्दर प्रोसीडिंग्स होती हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है, जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जितने भी पुलिस के राइट्स होते हैं, पुलिस के पावर्स होते हैं, मजिस्ट्रेट के क्या पावर्स होते हैं, कोर्ट के क्या पावर्स होते हैं, या जो विक्टिम होते हैं और जो डिफेंडर होते हैं उनके क्या पावर्स होते हैं, उनके क्या क्या राइट्स होते हैं, उनको कैसे कैसे प्रोसीड करना है, तो वो सारी चीज़ें हमारा BNSS में देखने को मिलता है। इसका जो इन्फोर्समेंट डेट है वो है 1 जुलाई 2024, यानी लगभग 1 साल होने को आ रहा है। तो ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट लॉ हो जाता है हमारे आने वाले एग्जाम के लिए भी। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि जो आने वाली वैकेंसीज हैं उसमें अब ये भी इंक्लूड होने लगा है, मतलब पुराना जो पढ़ना है वो तो हमको पढ़ना ही है, नया ये भी हमारा पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। इसमें हमारे टोटल सेक्शंस 531 हैं जो कि चैप्टर 39 में डिवाइडेड है, ठीक है। इनका इनैक्टमेंट डेट है 25 दिसंबर ऑफ 2023। इसके अलावा इसमें 2 शेड्यूल दिए हुए हैं। जो इसमें फर्स्ट शेड्यूल है वो बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस के बारे में, मतलब कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, वो किसके किसके द्वारा ट्रायल होंगे, वो किस नेचर के हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, ये सब हमारा कहाँ देखने को मिलता है? शेड्यूल नंबर 1 में। तो इसको भी एक बार हम रिफर कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। तो आई होप कि आपने मेरी पुरानी क्लासेस देख ली हूँ जिसमें मैंने ये सब पूरा डिनोट कर दिया था बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बेयर एक्ट की लैंग्वेज में और इजी मतलब इजी लैंग्वेज में, ताकि ये समझ में आ जाए कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो सेक्शन 39 हो गया था हमारा, 40 हो गया था हमारा कि जो प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है किसी भी अक्यूज को, उसके लिए हो गया था यहाँ पे 6 घंटे यानी 6 आवर्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हुआ था, क्योंकि पहले हमारा CRPC में ये चीज़ें नहीं दी हुई थी। यानी CRPC में हमारे सिर्फ इतना बताया गया था कि कोई भी प्राइवेट पर्सन किसी भी अक्यूज को, जब वो नॉन अवेलेबल किया हो या कोई भागा हुआ अपराधी हो, यानी वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, उनको क्या करते थे, वो अरेस्ट कर सकते थे किसी भी जगह पे जहां भी उनको वो पकड़ लिया जाए। लेकिन वहां पे टाइम टेबल नहीं दिया हुआ था, जो कि हमारे BNSS में एक 6 आवर्स का यानी हमारे 6 घंटे का यहाँ पे प्रावधान दे दिया हुआ है। मतलब अब अगर कोई प्राइवेट पर्सन किसी भी अक्यूज्ड को जिसने नॉन अवेलेबल या कॉग्निजेबल या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उनको अरेस्ट किए हैं, तो उनको 6 घंटों के अंदर अंदर किसी भी नियरेस्ट पुलिस थाने में या पुलिस ऑफिसर को उनको क्या करना पड़ेगा, मतलब एक तरफ से उनको कस्टडी में देना पड़ेगा, है ना। कहने का मतलब है कि उनको पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा 6 घंटों के अंदर। आप उनको, ऐसा नहीं है कि आप उनको अपने घर पे ही बांध के रखे रहो, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 40। अब हम फटाफट बिल्कुल देर ना करते हुए सेक्शन 41 स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि आज ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सेक्शंस कंप्लीट हो जाए। फिर सेक्शन 41 बात करता है अरेस्ट बाई मजिस्ट्रेट। 40 हमारा बात कर रहा था अरेस्ट बाई प्राइवेट पर्सन, 41 यहाँ पे बात कर रहा है अरेस्ट बाई मजिस्ट्रेट, यानी कोई भी मजिस्ट्रेट, वेदर ही इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वेदर ही इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो कोई भी मजिस्ट्रेट के सामने इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट अगर कोई भी अपराध घटित होता है, वेदर
वो कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल हो। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि आपके जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने नॉन अवेलेबल होगा तभी वो अरेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर वो मजिस्ट्रेट है और उनके सामने किसी भी तरह का, किसी भी नेचर का अगर उनके सामने ऑफेंस कमिटेड हो रहा है या उनको एप्रीहेंशन है कि कमिटेड, अगर मैंने इसको नहीं रोका तो ये ऑफेंस कमिट कर देगा, तो यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है वो या तो खुद उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं या तो किसी जो मतलब उनके जो अंडर में होंगे, जो उनके सब ऑर्डिनेट होंगे, उनको ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप इनको अरेस्ट कर लीजिए। ठीक है, मतलब उनको कस्टडी में एक तरफ से ले लीजिए। अब सेक्शन 42 यहाँ पे बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्स फ्रॉम अरेस्ट। यहाँ पे आर्म फोर्स के बारे में बोला जा रहा है, यानी जो हमारी आर्मी है, जो हमारे फौजी होते हैं, उनको यहाँ पे एक तरह से प्रोटेक्शन दिया गया है सेक्शन 42 में, जो कि हमारा सेक्शन 45 हुआ करता था हमारे सीआरपीसी का। तो इसको ऐसे लिख दो, है ना, ये याद रहेगा 46, क्योंकि हमको भाई कंपेयर करके पढ़ना है। सीआरपीसी भी याद होना चाहिए और बीएनएसएस भी हमारा याद होना चाहिए। तो अगर हम मतलब हमारी नज़र के सामने ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ती रहीं तो आई होप कि याद रह जाएगा एग्जाम में। तो सेक्शन 45 और सेक्शन 42 बीएनएसएस का हमारा प्रोटेक्शन ऑफ द आर्म फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। और इसमें यही बोला जा रहा है कि अगर कोई आर्मी है, अगर कोई आर्मी पर्सन है, तो उनको कोई भी पुलिस ऑफिसर हुआ या कोई भी प्राइवेट पर्सन हुआ ऐसे डायरेक्टली उनको अरेस्ट नहीं कर सकता है। यानी अगर उनको अरेस्ट करना है तो सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी। यानी किसी आर्म फोर्स को यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पे कंसेंट लेना आवश्यक है। ये हो गया हमारा सेक्शन 42। अब 43 यहाँ पे अरेस्ट हाउ मेड हो जाता है। ये सेक्शन 46 था हमारे सीआरपीसी का और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इंपॉर्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर किसी पर्सन का अरेस्ट किया जा रहा है, जैसा कि हमने अपने पहले के क्लासेस में ये बता चुके हैं कि जो अरेस्ट होता है ये एक तरफ से राइट ऑफ द वॉयलेशन ऑफ द राइट होता है, यानी उनके फंडामेंटल राइट्स का एक तरफ से वॉयलेशन ही हो रहा है अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है। भाई ये इलीगल क्यों ना हो, इसके लिए बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं। यानी वो पर्सन अपराधी होना चाहिए, वही वो पर्सन नॉन बेलेबल क्या कहते हैं ऑफेंस किया जाना चाहिए, या उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, या वो भाग रहा है, इस टाइप का अगर कहीं कंडीशन पाया जाता है तो उनको अरेस्ट करो, है ना। अगर इसके अलावा कोई अरेस्ट कर रहा है तो वो अरेस्ट थोड़ी ना है, वो तो डिटेन हो गया। डिटेन का मतलब होता है कि ये इलीगल है और ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे सेक्शन 43 यही बता रहा है कि अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, वेदर ही इज पुलिस ऑफिसर या कोई प्राइवेट पर्सन हुए या कोई मजिस्ट्रेट हुए, अगर उनको अरेस्ट करना है तो वो किस प्रकार से करेंगे, आप मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सेक्शन हमको 43 बताता है। तो 43 का सबसेक्शन 1 यहाँ पे यही बता रहा है कि इन मेकिंग ऑफ एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम शैल एक्चुअली टच or confine the body of the person be arrested unless there be a submission of custody by word or action। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए उनको एक्चुअली टच कर सकते हैं या उनकी बॉडी को कन्फाइन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे शैल बोला गया है कि अब यहाँ पे अनलेस, ठीक है, दो वर्ड यहाँ पे याद रखिए, एक शैल एक अनलेस। तो अनलेस पहले पढ़ते हैं कि अगर वो जो पर्सन है उन्होंने आराम से पुलिस के साथ कॉर्पोरेट किया, ठीक है, अपने वर्ड और एक्शन से खुद सबमिट कर दिया अपने आप को पुलिस ऑफिसर को कि ठीक है मैं मतलब यहाँ पे पुलिस स्टेशन में चल रहा हूँ या मैं आपकी गाड़ी में बैठ रहा हूँ। अगर इस टाइप से किसी पर्सन ने अपने आप को सबमिशन किया है तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर वहाँ पे उसको टच नहीं कर सकता है, उसको डिटेन नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को ये पावर्स दी गई हैं कि वो अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो उनको मतलब एक्चुअली टच कर सकते हैं और बॉडी को कन्फाइन कर सकते हैं। प्रोवाइडेड, यहाँ पे प्रोवाइजो में वुमेन की बात की गई है कि भाई जाहिर सी बात है कि वुमेन को कोई पुलिस ऑफिसर जो कि मेल है वो तो टच नहीं कर सकता है, ये तो हम हर लॉ में देखते हैं। तो यहाँ पे वुमेन के लिए एक अलग से प्रोवाइजो ही ला दिया गया है कि अगर किसी वुमेन का अरेस्ट होना है तो उनके लिए यहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर होंगी जो कि फीमेल होंगी, उनके द्वारा उनको अरेस्ट यहाँ पे किया जाएगा। The police officer shall not touch the person of a woman for making her arrest। ठीक है, यानी जो फीमेल होंगी वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा उनका, वो यहाँ पे
उस महिला को अरेस्ट करेंगे। सेकंड यहाँ पे बात करता है इफ़ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम, यानी यहाँ पे जिस पर्सन का अरेस्ट किया जा रहा है अगर वो यहाँ पे फोर्सिबली रेजिस्ट कर रहा है यानी रोक रहा है अपने आप को पुलिस ऑफिसर ताकि उसको अरेस्ट ना कर सके, या एक तरफ से भाग रहा है, छुप रहा है, अगर इस टाइप की जो सिचुएशन है अगर वो आती है पुलिस ऑफिसर के सामने, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पुलिस ऑफिसर है यूज ऑल मीन्स अननेसेसरी नहीं, नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। तो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है वो सारे मेजर्स अपने यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो कि उस अरेस्ट को होने में काम आए। अब यहाँ पे एक वर्ड भी आ जाता है हमारा एनकाउंटर। पुलिस ऑफिसर वहाँ पे मतलब उसको दौड़ा के पकड़ सकता है, ठीक है, उसको मार के पकड़ सकता है, या फिर एनकाउंटर का मतलब वही होता है जो हमारे आजकल यूपी में चलता ही है ना, कि एनकाउंटर कर दो भाई, भाग रहा था क्रिमिनल, भाग रहा था, उसका गोली से मार के हत्या कर दिया। तो ये चीज़ें एनकाउंटर जो हम सुनते हैं वर्ड वो हमारे यहीं से आती हैं। फिर थर्ड हमारा बात करता है तब पुलिस ऑफिसर में कीपिंग, अब ये न्यू है यानी ये हमारा सीआरपीसी में नहीं था, ये हमारा इसमें बीएनएसएस में जोड़ा गया है। तो थर्ड यहाँ पे बात कर रहा है द पुलिस ऑफिसर में कीपिंग इन व्यू ऑफ नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस यूज हैंडकफ। तो हैंडकफ हमारे सीआरपीसी में नहीं दिया हुआ था, हैंडकफ एक एक्सेप्शन भी होता था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी रहते थे कि हैंडकफ यूज़ करना है नहीं करना है, पुलिस ऑफिसर हैंडकफ यूज़ करती है तो क्या ये राइट ऑफ मतलब फंडामेंटल राइट का वायलेशन है कि नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे बीएनएसएस में क्लियर कर दी गई हैं कि यहाँ पे जो है पुलिस ऑफिसर वो हैंडकफ को यूज़ कर सकते हैं, किसको ध्यान में रखते हुए, उस ऑफेंस के नेचर और ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए। यानी अगर जो ऑफेंडर है वो अगर हैबिचुअल है, वो अगर रिपीटेड ऑफेंडर है, भागा हुआ है, मतलब कोई कस्टडी से भागा हुआ ऑफेंडर है, या उसने कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है, या टेररिस्ट एक्ट किया है, या ड्रग डीलर हो सकता है, या इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म है, एम्यूनिशन है, मर्डर किया है, रेप किया है, एसिड अटैक किया है, काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन है, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, या सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन है, और ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है। तो ये एक लिस्ट यहाँ पे दी हुई है कि अगर कोई ऑफेंडर है जो कि इन सब में कोई या एक या दो से अधिक कोई भी अगर ऑफेंस यहाँ पे किया है तो उसके खिलाफ यहाँ पे हैंडकफ यूज पुलिस के द्वारा किया जा सकता है उसको अरेस्ट करने के लिए। फोर्थ यहाँ पे बात कर रहा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ पनिशेबल विद डेथ। तो यहाँ पे एक एनकाउंटर का एक एक्सेप्शन बता दिया गया है कि अगर कोई ऑफेंडर है जो कि ऐसा कोई ऑफेंस नहीं कायद किया है जिसका पनिशमेंट डेथ है या फिर उम्र कैद है, तो उनको पुलिस ऑफिसर डेथ कॉज नहीं कर सकती, यानी उनका इनकाउंटर नहीं कर सकती है। 5 यहाँ पे बात करता है कि नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हम पहले 46 के 4 में इसको पढ़ते थे, आई होप कि आपको याद होगा। तो अब इसको हम 43 के 5 में पढ़ते हैं, ठीक है, 43 के 5 में पढ़ते हैं, और ये है वुमेन से रिलेटेड। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो वुमेन है उनको अगर अरेस्ट करना है तो आपको सनसेट के पहले करना होगा या तो सनराइज के बाद में करना होगा, बीच में उनको यानी जो रात का समय होता है उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और अगर ऐसा कोई एक्सेप्शनल आ गया है कि महिला को बहुत ज़रूरी है अरेस्ट करना, तो यहाँ पे जो है महिला ऑफिसर होंगी यानी पुलिस ऑफिसर जो होंगी वो मजिस्ट्रेट से यहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगा उनको, रिटर्न रिपोर्ट लेके, तभी उनको वो अरेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से यहाँ पे उनको कंसेंट लेना पड़ेगा। फिर 44 यहाँ पे बात करता है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। तो यहाँ पे कोई भी प्लेस है उसको सर्च करने का यहाँ पे अधिकार नहीं है, सॉरी पावर दिया हुआ है किसको, पुलिस ऑफिसर को, कि अगर पुलिस ऑफिसर को ये एप्रीहेंशन है या उनको ये सस्पेंशन है कि उनको लगता है कि अपराधी जो है इस घर में छुपा है या इस प्लेस पे छुपा है, तो उसको वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें टू ब्रेक ओपन इनर डोर, तो अब भाई जाहिर सी बात है कि अगर कोई बंद घर है तो उसके लिए जो पुलिस ऑफिसर है उसको तोड़ सकते हैं, विंडो तोड़ सकते हैं, गेट तोड़ सकते हैं, वही चीज़ दया दरवाजा तोड़ वाला कहानी है यहाँ पे। तो पुलिस ऑफिसर किसी भी मेजर्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उस पर्सन को ढूंढने के लिए। और इसके अलावा जो मतलब अगर किसी का वहाँ पे इंडिविजुअल अगर किसी का घर है तो उनको परमिशन पहले लेनी पड़ेगी या फिर वो मतलब उस जगह का बढ़िया से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई वुमेन वहाँ पे रह रही है तो उनको नोटिस इशू करना पड़ेगा कि मतलब मैडम या मैम मुझे आपके घर में मतलब सर्च करना है, मुझे ऐसा सस्पेक्ट है कि अंदर कोई अपराधी छुपा हो सकता है।
तो ये हो गया हमारा सेक्शन 44। अब 45 हमारा बात करता है परस्यूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिडिक्शन। तो परस्यूट का मतलब होता है पीछा करना, यानी सेक्शन 45 यहाँ पे बोल रहा है कि पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो अगर उनको मतलब ऐसा है, अगर उनको राइट है कि वो किसी पर्सन को अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकते हैं, यानी एक कहने का मतलब है कि एक बहुत ही ज़्यादा हीनियस अपराधी जो होगा, मतलब जो बहुत ज़्यादा हीनियस अपराध करके भागा होगा, वो मान लो अपराध करके दूसरे की जुरिडिक्शन में जाके छिप गया है ना, यानी उसने अपराध किया यूपी में जाके छुपा है हरियाणा में, तो पुलिस ऑफिसर यहाँ पे उनको किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो थ्रू आउट इंडिया मतलब कहीं भी उसको पीछा कर सकते हैं या कहीं भी उसको पकड़ सकते हैं। 46 यहाँ बात करते हैं नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रेस्ट्रेंट देन इज नेसेसरी बी प्रिवेंट हिज एस्केप। तो जो पर्सन को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है उनको मोर रेस्ट्रेंट नहीं किया जाएगा, मतलब जितना नेसेसरी है उतना ही उनको पकड़ के रखो, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब उतना ही रखो कि वो भाग ना सके बस। 47 यहाँ बात करता है पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट ऑफ बेल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। सेक्शन 15 में सीआरपीसी में पढ़ते थे, जो कि अब हमारा सेक्शन 47 आ गया है। तो सिंपल लैंग्वेज में यही है कि पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होती है, या फिर अदर पर्सन मजिस्ट्रेट आ जाते हैं या प्राइवेट पर्सन आ जाते हैं। तो यहाँ पे इनकी ये ड्यूटी होती है कि अगर इन्होंने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है तो उसको ये मतलब उसके साथ ये कम्युनिकेट करें सीधा अच्छी लैंग्वेज में, जो उस पर्सन को समझ में आए कि भाई आप मतलब आप किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया है, इस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया है और आपके पास राइट टू बेल है, यानी आप चाहें तो अपने केस में बेल करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो बताने वाली चीज़ें हैं ये किसका ड्यूटी होगा, पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी होगा। यहाँ पे सेकंड बात कर रहा है कि वेयर अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बिलेबल ऑफेंस ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड दैट ही इज एंटाइटल्ड टू रिलीज ऑन बेल। तो वही चीज़ कि जो यहाँ पे रिलीज ऑन बेल होगा, जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे बेल देने की बात हो रही है तो जो ऑफेंस यहाँ पे किया गया है वो नॉन बिलेबल ऑफेंस है ना। तो अगर नॉन बिलेबल ऑफेंस अदर देन है, मतलब नॉन बिलेबल ऑफेंस नहीं है, क्योंकि नॉन बिलेबल ऑफेंस में तो बेल मिलेगी ही नहीं, यानी अगर यहाँ पर्सन बिलेबल ऑफेंस कारित किया है तो पुलिस ऑफिसर उसको बताएगा कि भाई आपने बिलेबल ऑफेंस को कमिट किया है और आपके पास राइट ऑफ द बेल है, अगर आप चाहते हैं करवाना तो आप करवा सकते हैं। 48 बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट इन टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट टू रिलेटिव ऑफ फ्रेंड। तो 48 हमारा बात करता है कि एवरी पुलिस ऑफिसर एंड अदर पर्सन जिसने अरेस्ट किया है वो ये इन्फॉर्मेशन देंगे उस अरेस्टी को, उस अक्यूज पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है, कि आप अपने अरेस्ट के बारे में अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी फ्रेंड को इन्फॉर्म कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपको डिटेन करके ही पुलिस ऑफिसर मतलब पुलिस स्टेशन में रख दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ बढ़िया प्रॉपर फ़ोन मतलब टेलीफोन दिया जाता है, आपको मोबाइल दिया जाता है कि आप अपने घर पे इन्फॉर्म कर दें कि आप पुलिस स्टेशन में अरेस्ट कर लिए गए हैं। ये चीज़ हमारी 48 में दिया हुआ है और एक तरफ से ये राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन ही है, ठीक है। यानी अब वही है कि कंट्रास्ट है, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है वहाँ पे अरेस्टेड पर्सन का राइट होता है ना, और जहाँ पे अरेस्टेड पर्सन की ड्यूटी होती है वहाँ पे पुलिस ऑफिसर का पावर होता है। फिर आगे हमारा सेक्शन 49 जो बात करता है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो ये हमारा 51 में दिया हुआ था। तो यहाँ पे जिस पर्सन को पुलिस ऑफिसर ने यहाँ पे अरेस्ट किया है उसको यहाँ पे सर्च किया जा सकता है बाय द पुलिस ऑफिसर, और यहाँ पे अगर फीमेल है कोई तो उनको फीमेल पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही सर्च किया जाएगा। इसके अलावा उनके जो मतलब जितने भी उनके पास सामान होते हैं उसको क्या किया जाएंगे, मतलब जब्त कर लिए जाते हैं पुलिस ऑफिसर के पास, ठीक है। अगर उनके पास मान लो कोई वेपन मिला है या उनके पास कोई ऐसा चीज़ मिला है जो कि मतलब अनप्रेडिक्टेबल है कि इनके पास ये होगा भी, नाइफ मिली है कोई, तो इस टाइप की चीज़ें क्या होती हैं पुलिस ऑफिसर उसको जब्त कर सकती है। सेक्शन 50 बात करता है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन, यानी वेपन मतलब हथियार। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को ये भी पावर दी गई है। अब देखो यहाँ पे अदर पर्सन लिखा है तो इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा, क्योंकि हमने देखा है कि अरेस्ट कौन कौन कर सकता है, ठीक है। अरेस्ट हमारा पुलिस ऑफिसर भी कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं और एनी प्राइवेट पर्सन भी कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको वर्ड देखने को मिल रहा है कि पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन, यानी
जो भी उस अरेस्टी पर्सन को, जो भी जिसने भी उस अक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट किया है, उसके ऊपर ये पावर्स होती हैं या उनके ऊपर ये ड्यूटीज होती हैं। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर हो गए या कोई पर्सन जिसने अरेस्ट किया है, वो इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट इज मेड टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन, यानी इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट अगर उनके जो अक्यूज पर्सन है उनके पास किसी भी प्रकार का कोई ऑफेंसिव या बहुत ज़्यादा शार्प या कोई वेपन मिलता है तो उसको वो सीज कर सकते हैं तुरंत के तुरंत, ठीक है। और यहाँ पे फिर शैल डिलीवर ऑल वेपन टू टेकन टू द कोर्ट और ऑफिसर बिफोर रिक्वायर्ड टू संहिता प्रोड्यूस, तो उनको डिलीवर किया जाएगा कोर्ट के पास। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 51 में। 51 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पे अक्यूज्ड की एग्जामिनेशन की बात की जा रही है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है बाय द पुलिस ऑफिसर, उनको मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाना है, एग्जामिनेशन किया जाना है एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो ये हैं कि यहाँ पे अब एनी पुलिस ऑफिसर दे दिया हुआ है। पहले यहाँ पे सब इंस्पेक्टर ओनली था, यानी सब इंस्पेक्टर ही यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते थे मेडिकल प्रैक्टिशनर को, किसके लिए, कि आप इस अक्यूज का एग्जामिनेशन करिए। लेकिन सेक्शन 51 जो हमारा BNSS का है, यहाँ पे यही है कि इट शैल बी लॉफुल फॉर अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्टिंग एट रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर। यहाँ पे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे वो उनको कोई भी पुलिस ऑफिसर यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस अक्यूज का एग्जामिनेशन करिए। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। फीमेल के लिए हमको यहाँ पे फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की इम्पोर्टेंट मतलब नेसेसरी होगी। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट एनी डिले फॉरवर्ड द एग्जामिनेशन रिपोर्ट टू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो यहाँ पे वही चीज़ कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे वो बिना किसी डिले, यानी बिना डिले किए जो भी रिपोर्ट उनकी आएगी उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सौंपेंगे, यानी सबमिट करेंगे उनके सामने। सेक्शन 51 में हमारा इतना इम्पोर्टेंट है। भी यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे चेंज क्या है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के यहाँ पे डेफिनेशन कहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले हमारा CRPC में मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 दिया हुआ था, जो कि अब हटा के यहाँ पे नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 का जो एक्ट है उसमें जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो डेफिनेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे चलेगा। तो एक छोटा सा चेंज है, इसको आप याद रख सकते हैं। फिलहाल ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा आई थिंक। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 52 जो बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो सेक्शन 51 हमने सिर्फ अक्यूज्ड के बारे में पता था, अब वो अक्यूज्ड किसी भी ऑफेंस का हो सकता था, लेकिन 52 यहाँ पे बात कर रहा है कि सिर्फ उस अक्यूज्ड का यहाँ पे एग्जामिनेशन किया जाना है जो कि रेप मतलब जिसने रेप कमिट किया है। तो यहाँ पे भी वही है कि एनी पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। किसके सामने करेंगे, जो कि यहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे 16 किलोमीटर का रेडियस दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा बस। और इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 53A था। तो ये सेक्शन बेस यानी इंडेक्स बेस बहुत आता था क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में, यानी पूछा जाता था कि जो अक्यूज्ड ऑफ रेप है उसका एग्जामिनेशन किस सेक्शन में किया जाना है। तो पहले हमारा CRPC में 53A था, तो अब ये 52 हो गया है हमारे BNSS में। तो इसको इंडेक्स बेस पे ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। फिर सब सेक्शन 2 यहाँ पे बात कर रहा है कि जो रिपोर्ट यहाँ पे प्रिपेयर होगी एग्जामिनेशन के बाद उसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एड्रेस किया जाना चाहिए, यानी उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होना चाहिए या उसमें लिखा जाना है। ये भी इजी ही है, यानी हम खुद जानते हैं कि अगर कोई रिपोर्ट बन रही है तो उसमें नाम, पता, एड्रेस, एज ये सब लिखा जाता है ना, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा जाना है।
यानी जो एक्यूज्ड होगा उसका नाम पता लिखना है, उसकी एज लिखनी है, उसके कहाँ कहाँ पे इंजरी मार्क्स हुए हैं। भाई रेप किया गया है तो क्या पता वहाँ पे उसको इंजरी भी आई हो सकती है, अगर किसी ने अपने प्राइवेट डिफेंस में, अगर उस महिला ने अपने प्राइवेट डिफेंस में कोई एक्टिविटी की होगी तो उसकी इंजरी कहाँ आई हुई है। उसका अगर डीएनए सैंपल लेना है तो उसका डीएनए सैंपल क्या होगा, अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स, यानी ये सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में प्रिपेयर होनी चाहिए। फिर यहाँ बात कर रहा है कि रिपोर्ट शैल बी स्टेट प्रिसाइजली, यानी जो रिपोर्ट होगी वो बहुत ही सीधे सीधे फॉर्म में, कंटेंटली बहुत ही छोटे फॉर्म में बनाया जाना चाहिए। ये नहीं बल्कि फॉर्म में कि उसको पढ़ते ही दिन बीत जाए, ऐसा भी नहीं है। सब सेक्शन 4 यहाँ पे बात कर रहा है कि एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल आल्सो बी नोटेड। तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम की जो हमारा एग्जामिनेशन है उसका एग्जैक्ट टाइम वो कब से वो बिगेन हुआ, यानी वो कब से स्टार्ट हुआ और कब तक वो एग्जामिनेशन चला, इसका जो एग्जैक्ट टाइम है ये भी उस रिपोर्ट में लिखा जाना चाहिए। 5 यहाँ पे बोल रहा है कि द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो यही चीज़ जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर होंगे वो उनकी रिपोर्ट जैसे ही तैयार हो जाएगी वो बिना देर किए उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सौंप देंगे और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसको मजिस्ट्रेट के सामने इसको प्रस्तुत करेंगे। फिर आता है सेक्शन नंबर 53 जो बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। तो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के द्वारा यहाँ पे उनको एग्जामिन किया जा रहा है। सेक्शन 53 इसको भी इंडेक्स बेस पे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो न्यूली एडेड है वो ये है कि प्रोवाइडेड दैट इफ द मेडिकल ऑफिसर और द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर is of the opinion that one more examination of such person necessary, he may do so। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक एग्जामिनेशन का ही उनके ऊपर वो लग गया है, बार लग गया है। अगर जो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर उनको लगता है कि मुझे डीएनए से ज़्यादा भी कुछ यहाँ पे एग्जामिन करना है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे सीआरपीसी में नहीं दी हुई थी, हमारे बीएनएसएस में दी हुई हैं। इसके अलावा फीमेल है तो फीमेल का एग्जामिनेशन जाहिर सी बात है फीमेल मेडिकल ऑफिसर ही करेगी। जो रिपोर्ट होगा वो सारी रिपोर्ट्स तैयार की जाएंगी, है ना। वही चीज़ें जो हम पहले पढ़े थे कि इंजरी है, मार्क्स है, उनका नाम पता, ये सब सारी रिपोर्ट्स में लिखी जाएंगी। 3 यहाँ पे है कि जो कॉपी ऑफ द रिपोर्ट एग्जामिनेशन होगा शैल फर्निश्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर to the arrested person or the person nominated by such arrested person। यानी जो रिपोर्ट आएगी, जो एग्जामिनेशन के बाद मेडिकल ऑफिसर के द्वारा या मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जो भी रिपोर्ट आएंगी उनको उनका जो कॉपी होगा वो किसको फर्निश किया जाएगा, या तो अरेस्टेड पर्सन को फर्निश किया जाएगा या तो उससे जो कि जिससे अरेस्टेड पर्सन ने अपने बिहाफ पे नॉमिनेट किया हो। वो एडवोकेट हो सकते हैं, वो उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। सेक्शन 54 यहाँ पे बात करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। तो यहाँ पे टीआईपी की बात की गई है, यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन यानी जो पर्सन यहाँ पे अरेस्ट किया गया है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये हमको सेक्शन 54 बताता है। ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडेक्स बेस पे भी, यानी सीआरपीसी हमारा सेक्शन 54A था, ठीक है। अब यही 54 हो गया है तो इसको इंडेक्स बेस पे भी याद रखने की कोशिश करिएगा। तो इन आइडेंटिफिकेशन परेड का मतलब सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, टीआईपी का मतलब क्या होता है। तो टीआईपी का मतलब होता है कि किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल कि कोई एक्यूज था, ठीक है, उस जहाँ पे वो मतलब एक्ट कर रहा था, जहाँ पे वो ऑफेंस कारित कर रहा था, वहाँ पे मान लो कोई विटनेस था, है ना।
अब भाई विटनेस को ऐसा कुछ मतलब नज़र नहीं आया कि कौन था, कैसे था, उसने ध्यान नहीं दिया या बहुत अंधेरा था वहाँ पे, तो क्या करते हैं उनको मतलब जानने के लिए कि 3-4 जो है एज अ अपराधी यानी एज अ एक्यूज्ड उनके सामने खड़ा करते हैं, और जो विटनेस होता है उसको बोलते हैं, या जो विक्टिम होता है उसको बोलते हैं कि आप पहचानिए इसमें से कौन है, मतलब आपने उस रात में या उस टाइम में जब ऑफेंस किया जा रहा था तो आपने किसको देखा था। तो ये एक तरफ से आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ मैंने इनको देखा था। तो यही जो प्रोसीडिंग्स होती हैं इसको ही कहते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। तो सेक्शन 54 वही बोल रहा है कि वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस हिज आइडेंटिफिकेशन by any other person or person is considered necessary for the purpose of investigation of such person, the court having jurisdiction may on the request of officer of charge of a police station direct the person so arrested to subject himself to identification by person or person in such a manner as court may deem fit। तो वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। और कोर्ट से यहाँ पे सहमति भी ली जाती है कि मुझे इनका आइडेंटिफिकेशन परेड करना है, यानी मेरे पास गवाह है लेकिन वो जान नहीं पा रहा है कि कौन से हैं, तो इनका जो है एक तरफ से फेस यहाँ पे दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है पुलिस ऑफिसर यहाँ पे करती हैं। ओके, तो यहाँ पे चेंज किया गया है क्या, द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल। तो अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है वो अगर यहाँ पे मेंटली और फिजिकली डिसेबल है, तो वो अगर उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाना है तो वो अंडर द सुपरविजन ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट के सामने उनका आइडेंटिफिकेशन परेड किया जाएगा, ठीक है। ये रिकॉर्डेड भी किया जाएगा बाय एनी वीडियो ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी बढ़िया इनका वीडियोग्राफ भी किया जाएगा, ठीक, मैंडेटरी है। फिर सेक्शन 55 यहाँ पे बात करते हैं प्रोसीजर। आई होप कि आपको पीछे की आवाज़ें ना आ रही हों, वो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, काफ़ी डिस्टर्बिंग है। फिर सेक्शन 55 यहाँ पे आते हैं जो बात कर रहे हैं प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सब ऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर हैं वो अपने सब ऑर्डिनेट को यहाँ पे डिप्यूट करते हैं अरेस्ट करने के लिए, कैसे, विदाउट वारंट। तो ये पुलिस ऑफिसर का पावर्स दिया हुआ है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें, बस यहाँ पे यही बोला गया है कि कोई भी जो ऑफिसर इन द चार्ज होंगे या कोई भी पुलिस ऑफिसर होंगे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी पर्सन को यहाँ पे क्या कहते हैं डिप्यूट कर सकते हैं कि आप इन पर्सन को अरेस्ट करके लाओ। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 56 पे जो बात करता है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो सेक्शन 56 इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन है, ठीक। तो ये इस हिसाब से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये ड्यूटी हो जाती है किसकी, जिसने उस पर्सन को अरेस्ट किया है, यानी जिसके कस्टडी में वो पर्सन है, कि आप उस अरेस्टेड पर्सन का हेल्थ का ख्याल रखें और उनकी सेफ्टी का ख्याल रखें। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि आप बंद करके रखें और उनकी हेल्थ बिगड़ जा रही है। तो सेक्शन 56 इसलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब सेक्शन 57 यहाँ पे बात करता है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो 57 यहाँ पे बात कर रहा है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, कि अगर किसी पर्सन का अरेस्ट यहाँ पे किया गया है बाय द पुलिस ऑफिसर, बाय एनी पुलिस ऑफिसर, तो अननेसेसरी डिले, यानी यहाँ पे कोई अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए। उनको समय के रहते रहते उनको प्रेजेंट करना है किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, यानी जिसके जुरिडिक्शन में है उनके सामने प्रस्तुत करना है, या तो ऑफिसर इन द चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सामने उनको प्रस्तुत करना है।
फिर आता है सेक्शन नंबर 58 जो बात करता है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 और ठीक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमको रटा भी हुआ था, है ना। सेक्शन 57 हमारा सीआरपीसी बात कर रहा था कि किसी पर्सन का अगर अरेस्ट किया गया है बाय द पुलिस ऑफिसर या एनी अदर पर्सन, तो उनको 24 घंटे के अंदर अंदर क्या किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है। तो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स होगा वो वेदर हैविंग जुरिडिक्शन और नॉट, यानी ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि भाई आपने जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उनके जुरिडिक्शन में ही जाके उनको प्रस्तुत करिए, ऐसा नहीं है। कोई भी किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने उनको अंडर 24 आवर्स उनको प्रेजेंट करना ही करना है। अब इसमें हम काफ़ी केस लॉस भी देख लेते हैं कि जो 24 घंटे हैं वो कब से देखना है, कब से नहीं, कब से जोड़ना है। तो इसका केस लॉ मैं आपको अभी आई थिंक अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, लेकिन इसका जो एक तरफ से इसका जो है मीनिंग वो समझ लीजिए कि जो यहाँ पे टाइमिंग जो 24 घंटे जोड़ी जाती है उसमें जो पुलिस ऑफिसर की जो ट्रैवलिंग टाइमिंग होती है उसको एक्सक्लूड किया जाता है, यानी एक्सक्लूड मतलब उसको नहीं जोड़ा जाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पे इंसान कोई दिल्ली में यहाँ पे अपराध किया है, उसको हरियाणा में पकड़ना है, ठीक है, हरियाणा में पकड़ा गया है, तो अब हरियाणा से लेके दिल्ली तक उसको लाने में जो भी टाइम ट्रैवल लगा है, यानी उसको लाने में मान लो यहाँ पे 4-5 घंटे लगे हैं, तो वो 4-5 घंटे 24 घंटे में नहीं जोड़े जाएंगे। यानी पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में जब वो पुलिस स्टेशन में आ जाए तब से 24 घंटे जोड़े जाएंगे, और तब तक जोड़े जाएंगे जब तक वो मजिस्ट्रेट के सामने ना चला जाए, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपको याद रखनी चाहिए, और ये काफ़ी केसेस में बताया भी गया है बाय द कोर्ट। फिर सेक्शन 59 यहाँ पे बात करता है पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द केस ऑफ ऑल पर्सन, ठीक है। तो वही चीज़ कि जो रिपोर्ट होगा वो पुलिस ऑफिसर जो होंगे वहाँ पे या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट करेंगे या तो एसडीएम के सामने रिपोर्ट करेंगे। अब 60 यहाँ पे बात करता है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन अप्रीहेंडेड, नो पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज बॉन्ड और अंडर स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे एक तरफ से बेल की बात की गई है कि किसी पर्सन को जिसको आपको डिस्चार्ज करना है तो या तो आप उसको बॉन्ड पे डिस्चार्ज करिए या तो मजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर लेके उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 61 यहाँ बात करता है पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रिटेक। तो ये पावर्स दी हुई है यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को कि यहाँ पे परस्यू यानी पीछा कर सकते हैं, उनको रिटेक कर सकते हैं यानी उनको ला सकते हैं वापस, किसको, जो अक्यूज पर्सन हो, जो भागा हुआ है यानी जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, थ्रू आउट इंडिया यानी इन ऑल प्लेस इन इंडिया, मतलब प्लेस में इंडिया में किसी भी प्लेस में अगर उनको लगता है कि ये इंसान यहाँ पर है तो उनको वो ढूंढ सकते हैं, उनका पीछा कर सकते हैं और उनको रिटेक कर सकते हैं यानी उनको ला सकते हैं, ठीक है। ओके, सेक्शन प्रोविजन और सेक्शन 44 शैल अप्लाई टू अरेस्ट, यानी यहाँ पे 44 अप्लाई होगा। सेक्शन 62 यहाँ बात करता है कि अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू संहिता, नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस with the provision of this संहिता or any other law for the time being in force providing such for arrest। तो यहाँ पे सेक्शन 62 इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जा रही हैं किसके ऊपर, जो भी पर्सन यहाँ पे अरेस्ट कर रहा है कि अगर आपको अरेस्ट करना है तो आपको सेक्शन जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, हमारा PNSS का चैप्टर नंबर 5 है, उसके ही अकॉर्डिंग आप अरेस्ट कर सकते हैं, अपना दिमाग यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। यानी अगर आपको अरेस्ट करना है तो जितनी बातें हमने अभी तक पढ़ी
इसी के अकॉर्डिंग आप अरेस्ट करिए, इसी के अकॉर्डिंग आप उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करिए। आपको अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट, जो कि अरेस्टेड ऑफ पर्सन के बारे में थी। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे प्री मेंस इंटरव्यू देने के लिए। और ये एक ऐसा चैप्टर है कि जिसको हमको एज अ लेमैन यानी एज अ नॉर्मल पर्सन भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि भाई अरेस्ट ऐसी चीज़ है कि कभी भी किसी के ऊपर भी पड़ सकता है ना। तो ऐसा नहीं है, तो इसको हमको याद रखना चाहिए कि अगर कोई पर्सन अरेस्ट हो रहा है तो उसके क्या क्या राइट्स हैं, वो क्या क्या कर सकता है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और वो अपने घर पे इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसका फ़ायदा पुलिस ऑफिसर उठाती है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए भी हमको ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। इसके अलावा अब चैप्टर नंबर 6 जो बात करता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, इसमें समन है, वारंट है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है। तो अब ये नेक्स्ट हमारे क्लास में, आई होप कि आपको मेरी क्लासेस पसंद आई हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। और आज मुझे खुशी हो रही है कि मेरे मतलब इस चैनल को स्टार्ट करते हुए मुझे 2 साल कंप्लीटेड हो गए, बट अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ। भाई प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हूँ तो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। एंड आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन देना हो तो उसके लिए मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन ही है। इसके अलावा प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू।